और उसके अलावा हम वो डाउट क्लास में, डाउट क्लास 3 o'clock होती है, तो आप आ जाएंगे जैसे सेकेंड फ्लोर पे। ठीक। हाँ हाँ, वही वही वही, क्योंकि ये टॉपिक से अलग है ना चीज, तो फिर आप डाउट क्लास में पूछ लेना एक बार, ठीक है। हाँ। अब वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? ठीक है। आ रही, एकदम सही आ रही है? ठीक है। ज्यादा नहीं बचा अब इस चैप्टर में, है ना। जो इसमें हम लोग कल बात करे थे ना, कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, उसके बाद में भी हमने कुछ डिस्कस किया था। मैं कह रही हूँ ना। हाँ, पेप्टाइजेशन करना था, तो ये सब क्या है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड, प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड पढ़ रहे हैं अभी हम। हाँ हाँ हाँ। प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो डिस्पर्जन बताया था और एक कंडेंसेशन बताया था। जिसमें डिस्पर्जन से हमने स्टार्ट किया था। डिस्पर्जन में हम क्या कर रहे हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनको ब्रेक करके स्मॉल, जो कि कोलोइडल वाली रेंज में लेकर आ रहे हैं। अब जो आज जो चलेगा वो चलेगा पेप्टाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। स्टार मार्क लगा लो, जैसे एसोसिएटेड कोलोइड पूछ लिया जाता है। और इवन मैंने तो वो भी देखा है, आप लोग भी चेक करना, 2004 में पूछा गया था कि मैकेनिकल डिस्पर्जन और एकदम, हाँ, और एक ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। तो मतलब इतना कुछ वो भी नहीं कि ज्यादा, मतलब पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स में। स्क्रीन ब्लर आ रही है, सही दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन जो है? क्लियर है? नहीं, क्लियर है, स्क्रीन तो क्लियर है। कुछ कुछ को नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है स्क्रीन, बाकी कुछ को दिख रहा है, कुछ को नहीं, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, आप सुनते तो रहो, उसके बाद नोट डाउन जब करने की बारी आएगी तब मैं और लिखवा भी दूंगी दोबारा। सुनो, पेप्टाइजेशन क्या होता है? अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉलोइड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, क्या फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है ना, मतलब आपने कोई रिएक्शन करके आपने प्रेसिपिटेट प्रिपेयर किया है। प्रेसिपिटेट आपको पता है क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, है ना। आपने कोई रिएक्शन की, हाँ, और फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब में बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है ना। अब अगर आपने एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दिया, या फिर यहाँ पे हम उसको अच्छी तरह से बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, आपने अगर उसमें ऐड कर दिया, है ना, तो वो पेप्टाइजिंग एजेंट जब ऐड कर दिया, तो जो प्रेसिपिटेट है वो अपनी सरफेस पर उस एजेंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉमन आयन होगा उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर आपने फेरिक, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने यहाँ पर ले रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है आपके, ठीक है, क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है। अगर अब आपने यहाँ पे फेरिक क्लोराइड ऐड किया, क्या ऐड किया, फेरिक क्लोराइड, तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो अपनी सरफेस पे कॉमन आयन, जो इसके जैसा ही एक आयन इसमें प्रेजेंट है, कौन सा वाला आयन है, Fe+3 है। तो ये क्या करेगा, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो अपनी सरफेस पे ये पेप्टाइजिंग एजेंट जो आपने ऐड किया है उसमें से सेलेक्टिव आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो कि यहाँ पे बॉटम में ऐसे सेटल डाउन हो रखे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया है, जो सेटल टेस्ट ट्यूब की बॉटम में सेटल डाउन हो रखा है, अगर आपने यहाँ पे कोई पेप्टाइजिंग एजेंट उसमें ऐड किया, जैसे लाइक फेरिक क्लोराइड ऐड किया, तो ये जो है ये एक सेलेक्टिव आयन जो कि अप्रोक्स इसी के ही जैसा होगा, सेम कॉमन आयन होगा, उसको अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड अपनी सरफेस पे ये बताओ इस आयन को एडजॉर्ब कर लिया, तो इसमें कौन सा आयन, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मानते हो ये बात, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, सारे के सारे ही जो डिस्पर्स्ड फेज जो कि सारा का सारा ही पूरा प्रेसिपिटेट है, उसमें सभी के सभी मॉलिक्यूल्स सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब वो आपस में एक दूसरे को कोलिजन करेंगे, वो आपस में कोलिजन करेंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे। अब वो सेटल डाउन थोड़ी रहेंगे बॉटम में, अब वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मूव करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, कंटिन्यूअस मूव करेंगे वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। या फिर आप इसको, जब ये बड़ा पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव आयन एड्सॉर्ब हुआ है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉलर वंस में। किसमें ब्रेक हो जाता है, कुछ टाइम तक अगर ये अपनी सरफेस पे पॉजिटिव आयन एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉलर आयंस में। और वो स्मॉलर आयंस में कैसे ब्रेक हो गया, क्योंकि एक सभी पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोलिजन करते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो, अब यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो जाएगा, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। समझे कैसे प्रिपेयर हुआ है, सभी को क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट पेप्टाइजेशन क्या होता है, सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया व्हाट इज पेप्टाइजेशन, है ना। when in a freshly prepared precipitate we add a suitable peptizing agent, then the precipitate will adsorb the common ion from the agent and then break down into smaller particles that will fall into the range of colloidal solution, colloidal range, and then a colloidal solution is prepared। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात, हाँ हाँ, डेफिनेशन लिखवाऊंगी मैं, हाँ। देखो ये क्या करता है कि आयंस, बड़ा मॉलिक्यूल है, आयंस को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि आयंस के एड्सॉर्ब होने के बाद में ये ज्यादा टाइम तक ऐसा टिक नहीं पाता ही है, ये आयंस एक दूसरे को टकराएंगे, कोलिजन करेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो, कोलिजन करेंगे एक दूसरे से, तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, और स्मॉलर फर्दर आयंस में ब्रेक हो गया, और फर्दर स्मॉलर आयंस, फिर उसके बाद जब स्मॉलर स्मॉल हो जाएंगे ना, तो इनका कोलिजन इतना ज्यादा कुछ वो भी नहीं रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये हमें ये बात अज्यूम करके चलनी है कि हाँ भाई आ जाते हैं कोलोइडल रेंज में, और इस तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब हमें दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा, और अगर नहीं आए तो क्या कुछ ऐसे ही सेटल बॉटम में सेटल डाउन होके रहेंगे, या फिर केसेस तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। लेकिन मैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि कैसे इस प्रोसेस में करते क्या है और हुआ क्या है, वो याद में रखना है आप लोगों को, ठीक है। स्टार मार्क ला के लिखो पेप्टाइजेशन, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये, इसमें लिखेंगे पेप्टाइजेशन में पेप्टाइजेशन में लिखेंगे इट मे बी डिफाइंड एज it may be defined as the process of it may be defined as the process of converting a फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा आपको हर जगह पे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal form by shaking it with dispersion medium, भी हो सकता है, या कोई पेप्टाइजिंग एजेंट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। शेकिंग इट विथ dispersion medium in presence of
in presence of small electrolyte, in presence of small electrolyte। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट आपको तो ऐड करना होता है ना, स्टेबलाइजर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte, small amount of electrolyte, small amount of electrolyte। ठीक है, in presence of small amount of electrolyte। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये डायग्राम ये वाला ड्रॉ कर लो, ये वाला ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। फेरिक हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव मत बनाना, ये मैंने एक ही साथ में बना दिया था। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में आपने फेरिक क्लोराइड ऐड किया है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, प्रेसिपिटेट था ना वो, ठीक है। अब वो किसकी प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉलोइड्स में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि जनरली कॉमन आयन कंटेन करता है एज दैट ऑफ जो प्रेसिपिटेट होता है उसके जैसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। हाँ हाँ कमेंट। हाँ अभी सिर्फ अभी क्लास स्टार्ट किए, पेप्टाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, पेप्टाइजेशन पढ़ रहे हैं। पेप्टाइजेशन में मैंने बताया है आप लोगों को कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसमें आप एक सूटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट उसमें ऐड कर दो। वही पेप्टाइजिंग एजेंट डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है जनरली। जो पेप्टाइजिंग एजेंट आप ऐड करते हो ना वो प्रेसिपिटेट में, वही डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। तो उसी डिस्पर्शन मीडियम में कॉलोइड्स के पार्टिकल आ गए, डिस्पर्स्ड फेज हो गया और डिस्पर्शन मीडियम हो गया, दोनों ही हो गया। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम लिख दिया है, क्योंकि यही एज ए प्रेसिपिटाइजिंग पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। नहीं 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 सॉरी, कंडेंसेशन बचा है अभी, कंडेंसेशन बचा है अभी, उसके बाद प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी सबसे उससे पहले हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे। कंडेंसेशन में बस आपको एक रिएक्शंस याद में रखनी है कि कंडेंसेशन में एक्चुअल में होता क्या है। कंडेंसेशन में इस टाइप का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कंडेंसेशन में बस वही एग्जांपल है कि बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन और बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये चारों के चारों लिखवाऊंगी, चारों में रिएक्शन बता दूंगी। इस तरह से ये सोल बन गया है। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, उस तरह से। हाँ, सारे केमिकल मेथड्स इसी में आएंगे कंडेंसेशन में। ठीक है, इसमें कंडेंसेशन में लिखते जाओ आप, कंडेंसेशन में साथ के साथ में लिखते जाओ। सबसे पहला बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाय केमिकल मेथड में कैसे करोगे, सबसे पहले कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन में डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन क्या लिखोगे, चलो लिख लो डेफिनेशन भी लिखनी हो तो, वरना तो ये कंडेंसेशन की स्पेशली कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से। ठीक है, हाँ आपको ये लिखना है कंडेंसेशन में ये मेथड्स आ रहे हैं कि किस तरह से ये होता है। तो बाय केमिकल मेथड सबसे फर्स्ट है, बाय केमिकल मेथड में लिखो डबल डिकम्पोजिशन। कंडेंसेशन की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, फिर भी अगर पूछी जाती है तो जैसा मैंने बता दिया कि एग्रीगेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं। डबल डिकम्पोजिशन में जैसे कि हो गया हाँ
H2S को आर्सेनिक ऑक्साइड से जब पास किया जाता है तब ये क्या बना लेगा, आर्सेनिक का सल्फाइड बना लेगा, AS2S3 प्लस यहाँ पे आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे थ्राइस आ जाएगा और यहाँ पे 3H2 आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो ये किसका हो गया, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्रिपेयर हो गया है, किससे, बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप देखो, सेकंड लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके कैसे आप करोगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S सल्फर प्लस H2O, ये किसका, सल्फर का सोल बन जाएगा इसमें। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 3 की 2, हाँ 3S हो जाएगा ना। ठीक है, किसका सोल बन जाएगा, यहाँ से सल्फर का सोल बन जाएगा। थर्ड होता है रिडक्शन, एक 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 रिएक्शन इनमें याद कर लेना। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर पूछ लिया तो एक 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 रिएक्शन याद रख लेना, उसमें ये मेथड लिख देना। रिडक्शन में लाइक, हाँ उसका रिडक्शन, रिडक्शन आपको पता है ना, SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड का वो रिडक्शन कर देगा और क्या हो जाएगा, गोल्ड का सोल प्रिपेयर हो जाएगा, SnCl4। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्लोरीन 4 है, 6 8। ठीक है, एक मिनट, फिर यहाँ पे पहले तो मुझे टिन को बैलेंस, कहाँ पे, यहाँ पे 2 आएगा ना, फिर यहाँ कितने हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यही बना है। एसएन कितना हो जाएगा, यही है ना एसएन, साइज ऑफ SnCl4। अगर मैंने यहाँ पे साइज किया तो यहाँ पे 6 6 6 6, हाँ ठीक है, ठीक है 6 6 12 6 12, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दो। उसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, बाय हाइड्रोलाइसिस कैसे करोगे, हाइड्रोलिसिस नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना है, फेरिक क्लोराइड है, वाटर के साथ में क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर हो गया है, प्लस आपका एक HCl फॉर्म हो गया है ना, थ्राइस ऑफ HCl। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं। 3H2O, हाँ 3H2O, ये नोट डाउन कर लो बस, ये एक 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 रिएक्शन सबकी पता होनी चाहिए, इस टाइप से ये सोल प्रिपेयर हो गए हैं। यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल हो गया, सल्फर का सोल हो गया, गोल्ड का सोल हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हो गया। अच्छा हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम एडिंग डालेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में मेनली इम्प्योरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो कोलोइडल सॉल्यूशन में एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, अगर आप एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हो, अगर आप एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो डायलिसिस होता है। ध्यान से देखो, इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है,
यहाँ पे आपने क्या फिल करके रख दिया है, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है, आपका कोलोइडल सोल है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। ये बैग जैसा है, ये क्या है बैग जैसा, ये एक मेम्ब्रेन है, बोल सकते हो आप, एक काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको पास, जो कि कोलोइड के पार्टिकल्स को अपने बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, ये जो है आप इसको बोल सकते हो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करेगी कि जिसमें जो पोर्स हैं, वो पोर्स जो हैं वो उनका साइज जो है वो स्मॉलर है, किसके रिस्पेक्ट में, जो कोलोइडल के पार्टिकल्स हैं, जो मतलब जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो अब डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल इसमें अंदर रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अब जैसे लाइक कि सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम का आयन, क्लोरीन के आयन, ये सब वो सब इलेक्ट्रोलाइट इसके पोर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से रनिंग वाटर, यहाँ से वाटर, इस रनिंग वाटर में इसको बैग को रख दिया जाता है, यहाँ से वाटर आ रहा है एकदम वाटर के फ्लो के साथ में, समझो वाटर के फ्लो के साथ में इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होते जाते हैं, यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन में जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें से रिमूव होते जाते हैं। समझो, तो इम्प्योरिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ से वाटर इन होता है, यहाँ से वाटर आउट होता जाता है, वाटर आउट होता जाता है, जिसमें क्या है वो आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस प्रेजेंट है। तो एकदम यहाँ रनिंग वाटर, यहाँ पे रनिंग वाटर के अंदर इस बैग को रख दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि अच्छा आपने तो कह दिया कि वाटर को रख दिया, अगर आप सारा का सारा ही इलेक्ट्रोलाइट हटा दोगे तो फिर कैसे कोलोइड स्टेबल रहेगा। हाँ, क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में ही तो बताया था ना कि जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं उनमें तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में तो कोई एफिनिटी नहीं होती है। हाँ, वो तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो हमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है कि भाई वो स्टेबलाइज हो जाए, है ना। तो फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट सारा का सारा रिमूव कर दोगे, नहीं सारा रिमूव नहीं करते हम। ठीक है, हम बार बार इतनी इतनी ज्यादा भी डायलिसिस नहीं कर देते कि सारा ही इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाए, इतनी भी नहीं करते हम। ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट में तो रहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट लार्जर अमाउंट में है तो वो जो स्मॉलर से अदर ज्यादा जो अमाउंट में है इलेक्ट्रोलाइट, वो एज ए इम्प्योरिटी की तरह काम करता है, या फिर कोई दूसरा आयन भी प्रेजेंट होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डायलिसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना हो, अगर हमें इस प्रोसेस को फास्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे वोल्टेज दे देते हैं इनको, है ना। तो जिस वजह से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं जिसको। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जल्दी जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे। अब समझ रहे हो, क्योंकि भाई अब तो खींचने की पावर ज्यादा हो गई है, पहले तो वाटर था, वाटर फ्लो हो रहा था, डायलिसिस में धीरे धीरे काम चल रहा था, आपने जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैटरी कनेक्ट कर दी जल्दी हो गया। जो प्रोसेस था सेम वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रो में बस वही बात है कि आपने क्या कर दिया कि वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया जो पहले काफी स्लो हो रहा था। ठीक है, तो पहले डायलिसिस लिख लो, उसके बाद हम इलेक्ट्रो डायलिसिस की बात करेंगे। डायलिसिस लिख लो, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। डायलिसिस में ये डायग्राम बना के लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नहीं नहीं नहीं, हाँ वो जो फिजिकल मेथड्स है वो जनरली पूछे नहीं जाते हैं, इस वजह से मैंने करवाए नहीं है वो। ठीक है, वो फिजिकल मेथड्स पूछे नहीं जाते हैं। डायलिसिस में लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ dissolved impurity, dissolved impurity from the colloidal solution, from the colloidal solution by means of diffusion, by means of diffusion through a suitable semi-permeable membrane, through a suitable semi-permeable membrane
which is also called which is also called which is also called dialysing membrane, which is also called dialysing membrane. फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो. particles of sol, sol, particles of sol cannot pass through these membrane, while the electrolyte particles pass out leaving behind colloidal solution, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो. movement of ions across the membrane, can be increased by applying electric current through two electrodes. Full stop लगाओ. This method is very fast. Full stop लगा के इसी में लिखो. This method is very fast and known as electrodialysis. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट तो मैंने डायलिसिस बता दिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस. उसके बाद नेक्स्ट देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट आप लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? इसमें भी सेम वही का वही केस होता है, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को, नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है उसको कोलोइडन सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं. मतलब नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है उसमें पोर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं. ठीक है, तो कोलोइड के पार्टिकल उसमें से पास आउट हो जाएंगे, है ना. लेकिन अगर आप उस नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स को किसी तरह से कोलोइडल रेंज में लेके आ जाओ, ठीक है, तो उसमें से मतलब कोलोइडल रेंज में क्या मतलब, उसके पोर्स को आप इतना स्मॉल कर दो कि कोलोइड के पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस पेपर को यूज कर सकते हो प्योरिफिकेशन के लिए. तो वही काम हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में करते हैं, है ना. इसमें क्या किया जाता है, जो कोलोइडियन सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन इथेनॉल एंड ईथर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये. समझ रहे हो कि क्या होता है, व्हाट इज कोलोइडियन सॉल्यूशन. 4% नाइट्रोसोल्यूलोज किसमें, इन इथेनॉल एंड ईथर, है ना. इससे क्या होता है कि जैसे ही आप उस जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको इस सॉल्यूशन में डिप करके रख दो, है ना, तो डिप करके रख दोगे तो आप उसके जो पोर्स हैं वो और स्मॉल हो जाते हैं, और ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसे मतलब एक ऐसे फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर दिया जो कि कोलोइड के पार्टिकल्स पास होने ही नहीं दे रहा है. ठीक है, फिर उस पेपर को हार्ड भी किया जाता है, फॉर्मल्डेहाइड में उसको फिर बाद में डिप कर दिया जाता है ताकि वो फिल्टर पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाए. ठीक है, तो ये जो इस टाइप से जो प्रोसेस होता है जिससे आप एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को इस तरह से कन्वर्ट करके फिर उससे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर किया है, इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन.
समझ रहे हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ध्यान रखना, हमने फिल्टर पेपर को काम किया था, फिल्टर पेपर पे काम किया था पहले, है ना, ये बात ध्यान में रखना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस में कंफ्यूज मत हो जाना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ध्यान रखना, और ये कोलोइडल टर्म तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे इसमें, हेडिंग डालो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, in this method, in this method colloidal solution, in this method colloidal solution are purified, are purified by, are purified by carrying out, purified by carrying out filtration, by carrying out filtration through a special type of filter, through a special type of filter called ultra filter, called ultra filter. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, these filter papers, these filter papers allow this, these filter paper allow the electrolyte to pass through, allow the electrolyte to pass through it and prevent the, and this filter paper allows the electrolyte to pass through it and prevent the colloidal particle, and prevent the colloidal particles to pass through it, to pass through it. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, the ultra filter paper can be prepared by, ultra filter paper can be prepared by, can be prepared by impregnating, by impregnating या फिर treating, treating वर्ड भी ठीक है ना, by impregnating them, by impregnating them, them with colloidal solution, है ना, colloidal solution। हाँ, और डार्क मार्कर यूज कर लेती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय impregnating them with colloidal solution, colloidal solution के नीचे तो लाइन खींच लो, व्हाट इज colloidal solution, बहुत बार colloidal solution, आप colloidal पढ़ के जल्दी जल्दी कुछ भी करके आ जाओगे आंसर, है ना। इसमें colloidal solution, इसमें अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिख लो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन इथेनॉल एंड वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है ये, है ना, तो याद रखना 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन इथेनॉल एंड ईथर। ठीक है, वो सोक कर लेता है कोलोइडल सॉल्यूशन को, और हार्डनिंग के लिए फॉर्मल्डेहाइड यूज में लिया जाता है, उसके बाद ड्राई कर लिया जाता है, तो वो फिल्टर पेपर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्या मतलब, सोक करना या फिर ट्रीट करना उनको, ठीक है, वो होता है। उसके बाद लास्ट है इसमें, हेडिंग डालो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रखा है कहीं पे, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं पे तो पढ़ा होगा ये वर्ड, या नहीं पता है किसी को? पता है व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? अच्छा, अल्ट्रा नहीं बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। अरे यार, 9th क्लास में नहीं पढ़ा है क्या? नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा है क्या ये टर्म? है तो फिर क्या करके आए हो? 9th भी 9? हाँ, वो बात तो है, सही बात है ना, कैसे पता होगा, ये तो इतना टफ टर्म है। वही सेम है ना, वही जैसे कि मिल्क को क्रीम में कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ, वही वही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, आप बहुत ज्यादा स्लो लिख रहे होंगे, क्योंकि
इस क्लास में जो बच्चे जिस स्पीड से लिख रहे हैं ना, मैं उसी स्पीड से लिखवा दी हूँ। तो मतलब आप सभी की एक जनरल एक स्पीड, तो एक एवरेज स्पीड तो हर एक स्टूडेंट की सेम ही होती है यार, है कि नहीं? अब आप कुछ ज्यादा स्लो हो गए हो तो वही तो। आज वहां पे धीरे, वहां पे वॉइस भी थोड़ी लेट जाती होगी, पर उनके पास भी वही है ना कि यार टाइम तो रहता ही है, लिख ही लिया होगा। ब्राइटनेस बहुत कम है, ठीक है। अभी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़वा देते हैं। कि सही है? वॉइस गई क्या? वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मैं एक बहुत सही स्पीड बोल रही हूँ। अगर आप मेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये स्पीड तो रखनी ही है। या तो आपने साल भर से कुछ नहीं लिखा है कि आपकी स्पीड पूरी तरह से कम हो चुकी है। पूरी तरह से अगर आपकी यही स्पीड रही कि आप पेपर दे ही नहीं पाओगे, लिख कैसे पाओगे? आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्पीड रही तो आपकी इतनी स्लो। स्पीड बहुत है, नहीं फास्ट रखनी चाहिए स्पीड तो काफी। ठीक है, वॉइस और स्पीड काफी सही है। मतलब आप लोग मुझे बताओ अदरवाइज कितना धीरे धीरे हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगी ठीक है लिखो। इट इज कंटेन, है ना? फिर है। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप। क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इन दिस मेथड। हाँ, ऐसे करके लिखवाऊंगी तो फिर मतलब कब होगा सिलेबस? काफी फास्ट रखो अपनी स्पीड। हाँ देखो, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन अगर ये वर्ड आ जाता है आप लोगों को, हाँ, तो इसीलिए बस मैं इसके बारे में बस बता रही हूँ। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में लिखवाऊंगी नहीं, बस हाँ, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि वही है कि काफी एकदम हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, तो जो कॉलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, और बाकी जो आपकी इम्प्योरिटी है वो ऊपर आ जाती है, वो हटा देते हैं और कॉलोइडल पार्टिकल्स रह जाते हैं। बस अगर ये टर्म कहीं पे आ जाता है तो लिख देना, ठीक है? अदरवाइज ये भी कम है चांसेस आपसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पूछा जाए, क्योंकि प्योरिफिकेशन के यही मेथड्स हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन अगर पूछ लिया बाई चांस, काफी कम है चांस, तो आप ये बता देना, ठीक है? लिखवाऊंगी नहीं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, काफी कम है चांस इसमें कि ये पूछा जाएगा आप लोगों से। गिवन भी नहीं है, बस हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब समझ गए ना? वॉइस इशू, इशू। हाँ, थोड़ा सा मैं और इसमें इनलार्ज और थोड़ा सा मार्कर और इनका वो रहेगा, ठीक है? हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज बहुत बार पूछी गई है, ये बहुत बार पूछी गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अच्छा ठीक है, एक लाइन लिख लो अल्ट्रा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है? एक लाइन लिख लो। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में लिख लो, ऑन सेंट्री द भैया सारे मार्कर आज तो ऐसे ही हैं। सेटल डाउन, ठीक है? द इम्प्योरिटीज रिमेन इन सेंट्रीफ्यूगेट। हाँ, ब्लर हो गई क्या स्क्रीन? अच्छा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम है क्या? हाँ, और ये मार्कर भी इन्होंने फिल नहीं करके रखे हैं, रुको अभी मैं बोल के आती हूँ। वो एक तो ब्राइटनेस काफी कम है और मार्कर्स में भी इंक नहीं है। हाँ हाँ, सर वो अब
हम्म सेंट्रीफ्यूगेट। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ये तीनों ही ब्लैक वाले हैं, ये तीनों ही ले जाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में इतना कर लो, अगर ये पूछा जाएगा तो आप लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बस ये इतना काफी है, इनफ है इन्फॉर्मेशन कि भाई हाँ ऑन सेंट्रीफ्यूजिंग क्या कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और इम्प्योरिटी रिमेन किस में रह जाती है, सेंट्रीफ्यूगेट में। उसके बाद नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या है, हिट्रोजीनियस होते हैं ये। जीनियस वो मैं नहीं लिखवाऊंगी, एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। जो जो है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक्सप्लेन करूंगी सिर्फ मैं, उनकी डेफिनेशंस। बाकी फर्स्ट है हिट्रोजीनियस, सेकंड फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी में लिख लो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, है ना, तो आप फिल्टर पेपर लगा के इनको प्योर इनको क्या कर सकते, प्योरीफाई नहीं कर सकते नॉर्मल फिल्टर पेपर से, है ना। फिल्टर पेपर से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। फिल्ट्रेबिलिटी। थर्ड लिखो टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज डेफिनेशन आएगी। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, क्या हुआ है टिंडल इफेक्ट में, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, कल बताया था, बताओ क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या होता है इससे, हमें क्या होता है कि जब आप लाइट पास करते हो तो उससे उसका जो पाथ होता है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है, मतलब लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल भी दे देना, अगर टिंडल इफेक्ट आ जाएगा ना 1.5 मार्क का, तो एक लाइन का आंसर नहीं, एग्जाम्पल भी लिख के आ जाना। एग्जाम्पल में लिख देना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं, रूम अगर पूरा बंद है तो उसमें अगर एक साइड से लाइट आ रही है तो लाइट का जो पाथ होता है ना, वो वहां हमें विजिबल दिखता है। वो क्या होता है कि जो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आ जाए, टिंडल इफेक्ट में मैं एक दो लाइंस लिखवा देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो। द फिनोमिना ऑफ scattering of light by the colloidal particles, the phenomena of scattering of light by the अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हाँ पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, वो तो है ही नहीं भाई, ना के बराबर है, लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल होने तो चाहिए लाइट की स्कैटरिंग करने के लिए। ठीक है, हाँ, फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ colloidal solution। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे, कौन से नंबर का आएगा, 4th नंबर का आएगा एग्जैक्टली exactly।
देखो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, इसी मूवमेंट के कारण वो सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम में, है ना। इसी जो जिगजैग मूवमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। इसमें लिखो ब्राउनियन मूवमेंट में, द जिगजैग मोशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स, द जिगजैग motion of colloidal particles is called थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आ जाना कि भाई कॉलोइड के पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, आपस में एक दूसरे टकराते जाते हैं, जिस वजह से उस बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करते रहते हैं, है ना। और एक दो लाइन में हो जाएगी तो बस हो जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट, इससे ज्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, फिल्ट्रेबिलिटी में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना उससे पास हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे आपने मिल्क फिल्टर पेपर लगाया, मिल्क को पास कर रहे हो, और मिल्क में जो डिस्पर्स्ड फेस है वो तो ऊपर रह गया, डिस्पर्जन मीडियम वाटर जो है वो तो नीचे आ गया, और ऊपर बाकी जो लैक्टोज है, बाकी जो उसमें आते प्रोटीन्स वगैरह जो सब ऊपर रह गया, ऐसा थोड़ी होता है। फिल्टर पेपर है, ब्लड आपने जब उसमें से पास किया तो ऐसा थोड़ी होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो ऊपर रह गए, है ना, और वाटर नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद में उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हाँ इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट, चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद लिखना, चार्जेस ऑन कॉलोइडल पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड कौन से होते हैं और नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड कौन से होते हैं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं ना, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, जो हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो सल्फाइड्स हो गए AS2S3, और भी एग्जांपल बता दूंगी मैं इनमें, पहले ये देख लो, सल्फाइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और कौन कौन से हाइड्रोक्साइड इसमें होते हैं, हाँ क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं ये कौन से में आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज में आ जाते हैं। उसके अलावा हाँ, टिन का भी सल्फाइड हो जाता है वो तो, है ना, SN2 का ले लो, Sb2S3, ठीक है। ये कौन से हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, वो नेगेटिव चार्ज हो गए। और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्टली मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए, मेटल के सोल्स हो गए, उसके अलावा सल्फर सोल, ठीक है, ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अभी बताते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन कहाँ से हुआ इन चार्जेस का, है ना, वो अभी मैं बताती हूँ कि चार्जेस आए कहाँ से, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, इस तरह से आया होगा, इस तरह से आया होगा, ठीक है, पर जो एक्सेप्टेबल है बस वही डिस्कस करेंगे हम कि हाँ भाई ये मानते हैं हम इस तरह से हुआ होगा। उसके अलावा ये तो आप लोगों को मैंने कौन से वाले सोल बता दिए, लायोफोबिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स में तो मैंने आपको बताया था ना, पीएच पे डिपेंड करते हैं, वो पीएच पे डिपेंड करते हैं। पॉजिटिव सोल कौन सा वाला हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव सोल में यहाँ पे RCOOH है, ठीक है, एक मिनट, NH2 है। एसिडिक मीडियम में NH3+COH, पॉजिटिव सोल हो गया ये। लायोफिलिक का भी एग्जाम्पल बता दिया, ये ऊपर वाले तो लायोफोबिक है, नीचे वाला ऊपर वाले लायोफोबिक है, नीचे वाला लायोफिलिक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे
लायोफिलिक में भी तो होंगे ही सही ना, पॉजिटिव नेगेटिव सोल्स। किस पे है ये चार्जेस किस पे है, डिस्पर्स्ड फेस पे है ना, डिस्पर्स्ड फेस पे। OH माइनस, ठीक है। अरे ये तो क्या हुआ, बिल्कुल ही ब्राइटनेस चली गई। अरे ये तो बेटा लिख लेना आप लोग फिर, है ना, एग्जाम्पल वगैरह तो लिख लेना आप। अच्छा अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है ना, अच्छा सही दिख तो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, तो फिर यही रहना देते हैं हम, ब्राइटनेस। अरे टिंडली फेंका लिख लेना ना यार, ये तो एग्जाम में दिमाग चल जाएगा, वहां पे ही सारी इंग्लिश केमिस्ट्री में निकल जाएगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब ये चार्जेस आए कैसे, कहाँ से आया चार्ज, उसके पीछे थ्योरीज तो बहुत सारी। भाई एक यूं कहते हैं कि भाई ऐसा होता है कि डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम में फ्रिक्शन हो गया जिस वजह से चार्जेस आ गए, इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो जो एक्सेप्टेबल है ना, जो मतलब कि भाई हाँ ये इस तरह से हुआ है, बस हाँ वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई ओरिजिन ऑफ चार्जेस कैसे आए हैं। origin of charges on colloidal soul कैसे आया, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, अरे हाँ, मेटेलिक, ये तो इधर आएगा। हाँ, ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये चेंज कर लो, मेटेलिक सोल्स जो है, हाँ मेटेलिक सोल जो है वो तो इधर आ गया। AuAgPt ये इधर आएगा, बस मेटेलिक ऑक्साइड से होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, सल्फर सोल। और ये इसमें आएगा ये, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ चार्जेस ध्यान से देखो कैसे आया, देखो सपोज सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ट्रीट किया, क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड प्लस KNO3। अब यहाँ पे जो सिल्वर आयोडाइड है ना, सिल्वर, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड, लेट से आपने अगर पोटेशियम आयोडाइड को स्लाइटली एक्सेस में लिया है, क्या किया है, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड को स्लाइटली एक्सेस में लिया है, तो ये क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड कॉमन आयन, जो कॉमन आयन होता है उसको अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। कॉमन आयन कौन सा है इसमें, आयोडाइड है, I माइनस को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है। अगर, और दूसरा केस, अगर आपने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को अगर आपने यहाँ एक्सेस में लिया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी सरफेस पे कौन सा वाला, Ag प्लस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन वाली थ्योरी हमने एक्सेप्ट की है कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है, मतलब कि प्रेफरेंशियली जो कॉमन आयन दिखता है ना उसको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जैसे अभी याद आया हो तो अभी मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया था, जिसमें फेरिक क्लोराइड मैंने जब डिस्पर्जन मीडियम की तरह ऐड किया था, या फिर एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोल दो, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है वो, तो जब मैंने उसमें ऐड किया था तो कॉमन आयन क्या था, Fe+3 था, उसको उसने क्या किया था, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया था, तो वो कौन सा पॉजिटिव वाला सोल हो गया था, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो ये सब एक सूटेबल जो आप डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हो उनके बेसिस पे है ये। अगर आपने स्लाइटली ये एक्सिस में ले लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल हो जाएगा, अगर आपने इसको ये एक्सिस में ले लिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल हो जाएगा। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है ना, इस वजह से इनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स में, बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन भी किसका होता है, कॉमन आयन का होता है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल कर आएगी
कि अगर आप मुझे एक बात बताओ, ये सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, अगर इसमें आई माइनस यहाँ पर एड्सॉर्ब कर लिया इसने अपनी सरफेस पे, ठीक है, क्या कर लिया, आई माइनस को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया, है ना, तो अब यहाँ पर जो ये तो एक फिक्स्ड लेयर बन गई, कैसी लेयर बन गई, फिक्स्ड लेयर, क्या बोलोगे इसको, फिक्स्ड लेयर। अब आई माइनस के कारण इसके पॉजिटिव आयन भी इसके आसपास आ जाएंगे, आई माइनस की जो लेयर एड्सॉर्ब हुई है, तो अब सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है वो भी इसके आसपास आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो अब भाई पॉजिटिव आयंस भी आ गए, तो पॉजिटिव, और अब पहले ध्यान रखना, फर्स्ट जो लेयर एड्सॉर्ब हुई है उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, उसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, कैसी, मोबाइल, ठीक है, मूव करती रहती है जो लेयर है ना, कोई फिक्स्ड नहीं है ये, है, इसके कारण वो आ गए हैं, अट्रैक्शन के कारण वो इसके आसपास अपनी एक लेयर बना लिए हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए तो इनमें एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। आई बात समझ में, तो व्हाट इज जेटा पोटेंशियल, अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द मोबाइल लेयर, ठीक है, फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको आप बोलते हो जेटा पोटेंशियल। लिखेंगे यहां से ओरिजिन ऑफ चार्जेस से, पूरा मैंने एक बार बता दिया आप लोगों को, हाँ, इसमें लिखेंगे ओरिजिन ऑफ चार्जेस में प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मोबाइल लेयर, हाँ, इट्स कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, और ऐसे डायग्राम बना के बता देना उनको, हाँ, ओरिजिन ऑफ चार्जेस, चलो मैं ही लिखवा देती हूँ इसमें, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, preferential adsorption of ions from solution, ये हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है ये, इसमें आप लिखेंगे अरे यार ये मुझे रब करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इसमें लिखेंगे colloidal solution have positive or negative charge, positive or negative charge by selective adsorption, by selective adsorption of ion when two or more ions are present in dispersion medium, then selective adsorption of ion, then selective adsorption of ion to common colloidal particle take place. When Ki is slightly in excess
देन I माइनस KI स्लाइटली एक्सिस में होगा. I माइनस एडजॉर्ब्ड एंड फॉर्म नेगेटिव सोल. ठीक है, नेगेटिवली. उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट बना के व्हेन AgNO3 इज slightly in excess than ठीक है. एक और एग्जांपल और लिखवा देती हूं मैं इसमें. फेरिक क्लोराइड अगर आप वाटर में लोगे और अगर आप फेरिक क्लोराइड आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिया, सॉरी, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करवा देंगे अभी. तो यहां पर बताओ मुझे, फेरिक हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई है ना. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन एब्जॉर्ब करेगा ये बताओ मुझे. Fe+3 आयन एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड वाले केस में एब्जॉर्ब करेगा OH- आयन. सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है ये, प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है. तो यहाँ पे तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, और यहाँ पे कैसे काम करेगा ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल. तो अभी हमने जो टेबल बनाई ना वो डिपेंड भी करती है कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है आपका, मतलब एक प्रेफरेंशियल जो एडजॉर्प्शन होता है ना वो उस पर भी डिपेंड करता है. अब एक ही जगह पे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिव की तरह, एक ही जगह पे दूसरी जगह पे नेगेटिव की तरह. एक बार बैलेंस भी कर देती हूँ मैं यहाँ पे. थाइस थाइस थाइस, ठीक है, 3 क्लोरीन भी हो गए, 3. सेलेक्टिवली एड्सॉर्प्शन होता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब करती है. अब यहाँ पे आपने डिस्पर्शन मीडियम चेंज कर दिया, इनका एड्सॉर्प्शन जो होता है फिर वो अपन कैसे पता लगाते हैं अब कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयन इन्होंने एड्सॉर्ब किया है. यहाँ पे तो आपने लिख दिया Fe+3 कर लिया, यहाँ पे आपने लिख दिया OH- कर लिया. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयन एड्सॉर्ब किया है. तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखते हैं. क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसमें क्या होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स जो अपने चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं. ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या है. देखो ये जो है ना एक प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कॉमन आयन जो उसी के जैसा ही आयन उस डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, तो डिस्पर्स्ड फेस उसको अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है. ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के एक बात बताना कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है एज अ होल
पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि उसने तो डिस्पर्जन मीडियम से तो आयन एब्जॉर्ब किए हैं, बाहर से तो कुछ हो नहीं है ना? आधी बात समझ में? तो एज, हाँ फिक्स्ड, हाँ डायग्राम ऑफ वो मैं बनवा रही हूँ अभी, फिक्स लेयर मोबाइल लेयर, ठीक है। तो अब कौन से को, इसीलिए तो ये प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हुआ है, और ये कौन सा वाला सोल है वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पता लगा लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और जो टेबल मैंने बनाई है ना, जनरली वही चीजें होती है, मतलब अगर आपसे सल्फाइड का सोल पूछ लेगा वो आपसे, या मेटल का सोल पूछ लेगा आपसे, है ना, तो वो आपको, वो कॉमन चीजें हैं, वो आप उसी टेबल के अकॉर्डिंग ही आंसर देना, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे अलग से नहीं पूछ सकता, उसके अलावा एग्जामिनर आपसे अलग से नहीं पूछेगा कि ये सोल है, ये किसको एड्सॉर्ब करेगा, हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये किसको एड्सॉर्ब किया है इसने। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है कॉमन आयन का, बस हाँ इतना तो पता रहेगा कि हमें कॉमन आयन का एड्सॉर्प्शन किया है इसने, जो दूसरा वाला हमने यूज में लिया है। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हुआ है, इसके पास में ऑल्दो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे आया, इसने देखा कि अरे हाँ मेरा तो कॉमन आयन दिख गया मुझे, ठीक है। सेम यही केस आप इसके लिए बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे भी तो Fe+3 का कॉमन आयन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने मीडियम तो चेंज किया है ना, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल लेयर, फिक्स लेयर का भी मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम, अच्छा ठीक है, एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे एक्सेस लिख देती हूँ, बस अब खुश, यहाँ पे एक्सेस लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्सेस लिख देती हूँ, खुश, वो वाला केस जैसा हो जाएगा। अब आप समझ गए, एक्सेस लिख दिया तो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल मैंने इसके बारे में समझा तो दिया है, सिर्फ और सिर्फ अभी लिखवाऊंगी तो थोड़ा फास्ट रहना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल, ठीक है। इसमें लिखेंगे द एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, फास्ट लिखना थोड़ा सा, द adsorption of ion on surface of colloid, the adsorption of ion on surface of colloid particle form a fixed layer, particle form a fixed layer, the adsorbed layer, ब्रैकेट में लिख लेना fixed layer, attracts oppositely charged ion to form oppositely charged ion to form mobile layer, to form mobile layer. The potential difference, the potential difference between this, between this fixed layer and mobile layer called zeta potential, ये डायग्राम भी बना लेना।
जेटा पोटेंशियल। ये रहा, बना दिया डायग्राम। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। थ्योरेटिकल चैप्टर में काफी टाइम लग जाता है लिखवाने में इसमें पूरा, इसीलिए पी ब्लॉक कल मैं पढ़ाऊंगी ना, तब तो बुक लेके आना। लेके आया ना, कल भी लेके आना, बैग में रख लेना, आज ही बैग में, अभी बैग में रख लो इवन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पहले समझा देती हूँ फिर लिखेंगे। इस टाइप से एक यूट्यूब होती है, ठीक है। इस यूट्यूब में यहाँ पे ये दो ऐसी, ये मान लो इलेक्ट्रोड है, दो टर्मिनल हैं बैटरी के, अटैच करके रख दिया आपने। इसमें आपने क्या फिल कर दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिस मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम है। छोड़ो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें आपने फिल करके रख रखा है। जैसे ही बैटरी के टर्मिनल से अटैच किया, सपोज आपने आर्सेनिक सल्फाइड का सोल इसमें फिल करके रखा है। आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो वो कौन से टर्मिनल की तरफ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड जो है, इसके पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जाके इसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपक गए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल चार्ज खत्म हो गया इनका, चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। चार्ज खत्म होने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, अब जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं अब धक्का मुक्की करेंगे एक दूसरे को सेम चार्ज के कारण, अब क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कोएगुलेट हो जाएंगे, कोएगुलेट इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, डिस्चार्ज होके चिपक गए उसी पे ही। समझ रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये ऐसी यूं लिख दो, यूट्यूब होती है, हाँ इस तरह से यहाँ पे बैटरी के दोनों टर्मिनल से होते हैं, यहाँ पे जो भी एक एग्जांपल भी लिख के बता देना कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है ना, तो वो कौन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं, उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल वहां जाके क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इट इज यूज टू कंफर्म चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन। समझ लो, कंफर्म नहीं होना है ना, ऐसे टेंशन मत लो अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया समझ में, तो पर इतना पता होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे हम बाद में, है ना, वो इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं बनाता उस टाइप के। इट इज, बस हाँ ये ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है इसलिए चार्ज होता है पार्टिकल्स पे। इट इज यूज टू कंफर्म, इससे आपको कंफर्म हो गया कौन सा चार्ज होगा, तो फिर आप बता दोगे भाई कि इसने ये वाला एड्सॉर्ब किया होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो ये वाला, अगर ये जैसे सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड था, आई बात समझ में, हाँ अब अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा है, अच्छा OH माइनस एड्सॉर्ब किया था इसने, है ना, तो वहां पे दिमाग चला लेना, दोनों में जो कॉमन आयन होगा वो। इट इज यूज टू कंफर्म on charge on colloidal particle, charge on colloidal particle, movement of colloidal particle towards oppositely charged, movement of colloidal particle towards the oppositely charged electrode, charged electrode under the influence of electric field, under the influence of electric field called electrophoresis.
इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये यूट्यूब भी बना के आना, ठीक है, वहां एग्जाम में जेटा पोटेंशियल आया तो ये डायग्राम भी बना के आना है, ये ऐसे थोड़ी बना कि वहां समझ गए, एग्जाम में बना के आना है ये सब, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कोएगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें एक टॉपिक बताऊंगी मैं, को कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, अगर आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो सोल है वो सपोज पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज तो उसने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है ना, बाकी केसेस में तो आप चलो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे थे, है ना, लेकिन आपने यहाँ पे पर्पसली इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो उसके जो क्या बोलते हैं चार्जेस होगा, उस सोल में जो पार्टिकल्स पे जो चार्जेस होगा वो चार्जलेस हो जाएंगे, चार्जलेस होते ही वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, कोएगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो एक दूसरे को ऐसे नहीं रिपेल रिपेल कर रहे हैं, चार्ज जब तक रहेगा तब तक वो घूमते रहेंगे, चार्ज खत्म होते ही कोएगुलेशन उनका हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या करो, वो डायलिसिस कर रहे थे, कंटिन्यूअस डायलिसिस करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, समझ रहे हो, तो उससे सारा का सारा उसका इलेक्ट्रोलाइट है वो रिमूव हो जाएगा, जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए लायोफोबिक के लिए हमने डाला था, तो वो रिमूव हो जाएगा, तो वो सारे के अगर स्टेबलाइज ही नहीं हो पा रहे तो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे वहां पे बॉटम में, ठीक है। हीट करके आप इसको कोएगुलेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने कोएगुलेशन ही किया है ना, तो इस बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके से आप दो तीन मेथड है मैं लिखवा दूंगी इनके बारे में, तो उससे क्या हो जाता है कोएगुलेशन, एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कोएगुलेशन। उसके बाद में दूसरी चीज ये बात है कि आपको कोएगुलेशन करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा चार्ज, एक यहाँ पे हार्डी शुल्स रूल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन, स्टार लगा के, हार्डी शुल्स रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी, किसके बेसिस पे, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सब जैसे सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम +3 की कोएगुलेशन पावर, मैग्नीशियम +2 की कोएगुलेशन पावर, सोडियम प्लस की कोएगुलेशन पावर, किसकी सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो यहाँ पे देखो एक एल्यूमिनियम तीन तीन को लेके डूब रहा है, समझ रहे हो, आधी बात समझ में, मतलब आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम के पास तीन तीन मतलब इस तरह से तीन पॉजिटिव आयंस हैं कि वो उसके तीन नेगेटिव आयंस को घायल कर दे रहा है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास सिर्फ दो ही हैं, दो ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सिर्फ दो ही नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पा रहा है, आई बस, हाँ न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, तो कोएगुलेशन पावर मतलब भाई हमें क्या कर देना है, कोलोइड के पार्टिकल को आयंस जो है उनका जो चार्ज है वो हटा देना है ना, उसको हम एग्रीगेशन हो जाता है ताकि फिर बाद में उनका, तो उसी को कोएगुलेशन बोलते हैं, तो कोएगुलेशन पावर अगर इसमें पूछ ली तो इस तरह से, आई बात समझ में, और अगर जैसे नेगेटिवली अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको SO4 - 2 में बोल दिया और OH- में बोल दिया कि भाई किसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी, वो पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, कोएगुलेशन पावर बोलते हैं इसको, ठीक है, कि कोई कितना जल्दी कोएगुलेट कर पाता है, लिख लेंगे अब इसके बारे में सारा मैंने बता दिया कोएगुलेशन का, हेडिंग डालेंगे कोएगुलेशन, इसमें लिखेंगे द प्रेसिपिटेशन ऑफ द precipitation of colloid, the precipitation of colloid through induced aggregation, through induced aggregation by the addition of some
by the addition of some suitable electrolyte. और भी बहुत सारे मेथड है, वो मैं अभी बता दूंगी, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेशन. ठीक है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, the minimum concentration of electrolyte in millimoles that must in millimoles that must be added to 1 liter, that must be added to 1 liter of must be added to 1 liter of sol so as to bring about complete coagulation, to bring about complete coagulation is called the coagulation value. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ. is called the coagulation value. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, greater the valency on coagulating ion, greater will be its coagulation power. Greater will be its coagulation power. ठीक है. एग्जाम्पल अभी लिखवाया था. कर लिया नोट डाउन. Other methods of coagulation are electrophoresis by heating. और कोएगुलेशन करना है ना, पॉजिटिवली चार्ज सोल को नेगेटिवली चार्ज सोल में डाल दो, कोएगुलेशन हो जाएगा. बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल. ठीक है. उसके बाद में बाय हीटिंग लिख दिया ना मैंने, ठीक है. उसके बाद में हाँ, गोल्ड नंबर, लास्ट टॉपिक है गोल्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर, ध्यान से सुनना. और वही यही बात अगर लायोफिलिक सोल्स के लिए पूछ ली जाए, तो लायोफिलिक सोल्स में भी आप किस तरह से करोगे, कोई ऑपोजिटली इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन हो जाएगा. ठीक है, यही हो जाएगा उसमें भी सेम.
लास्ट टॉपिक है गोल्ड नंबर, बस गोल्ड नंबर और बचा है चैप्टर में, गोल्ड नंबर। पहले समझना व्हाट इज गोल्ड नंबर। देखो क्या होता है कि जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं, कौन? लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक सोल सोल ऐड कर दो, अगर सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लायोफोबिक सोल्स हैं, अगर आपने इसमें कौन से लायोफिलिक सोल, कुछ याद आ रहा है? प्रोटीन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, है ना? ध्यान से सुन लो, लायोफोबिक सोल है, अगर आपने इसमें लायोफिलिक सोल ऐड कर दिया, लायोफिलिक सोल की अच्छी खासी सोल्वेशन पावर होती है, लायोफिलिक सोल ऐड करते ही ये इस लायोफोबिक सोल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है। तो कौन? लायोफिलिक सोल। क्यों किया? क्योंकि इसकी अच्छी सॉल्वेशन पावर होती है, तो ये क्या करता है, इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेता है। तो बताओ इस प्रोटेक्टिव लेयर के कारण इसका कोएगुलेशन इजी हो जाएगा या टफ हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इसका कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? और टफ हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, जिस वजह से इसका कोएगुलेशन क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। ठीक है, अभी तक गोल्ड नंबर नहीं आया है, अभी तो इतना जो मैंने बताया है वो लिखो। पहले तो हेडिंग डालो, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स, इसी में ही आएगा, पर पहले उससे पहले ये चीज समझनी होती है, फिर गोल्ड नंबर की डेफिनेशन लिखाऊंगी। प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोइड्स, इसमें लिखो लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल, लायोफोबिक, अच्छा मैं ही लिखवा देती हूँ ना, लायोफोबिक सोल्स आर अनस्टेबल and sorry and नहीं, so as to provide stability, so as to provide stability, lyophilic salts are added in it because lyophilic salts have greater solvation power, due to which lyophilic soul form a layer around लायोफोबिक सोल। लिख पा रहे हो इतना फास्ट? अराउंड लायोफोबिक सोल एंड प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सोल्स फ्रॉम electrolyte, making the coagulation tough. जो लायोफिलिक सोल है ना, उन सभी की अलग अलग पावर होती है, अलग अलग पावर, अलग अलग प्रोटेक्टिंग पावर होती है, समझ रहे हो? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोएगुलेशन, जो सोल अराउंड प्रिपेयर हुई थी ना, उन सभी की अलग अलग प्रोटेक्टिंग पावर होती है। कोई बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई कम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहा है ना? तो जो भी लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रोटेक्टिंग पावर होती है, जिसको हम गोल्ड नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड नंबर हेडिंग डालो। लास्ट टॉपिक है इस क्लास का,
हाँ हाँ, बस गोल्ड नंबर लिख लो आप लोग, एक काम करो अभी लिख ही लो, फिर अदरवाइज कल की क्लास में फिर मुझे गोल्ड नंबर ही लिखवाना पड़ेगा, या फिर कल की क्लास में लिखवाऊं। कल 2 मिनट ज्यादा हो गए क्या? चलो कल की क्लास में लिखवा दूंगी फिर, थोड़ा बहुत और समझा। हाँ, अरे एप्लीकेशन तो एक बार देख लेना खुद से, कुछ नहीं पूछा जाता एप्लीकेशन में, तो कुछ खास नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, कुछ खास वास नहीं है इसके एप्लीकेशन में, कल बताऊंगी।